नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। वुमेन्स डे के इस खास मौके पर हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ रही हैं नमिता भादवा। नमिता जी आईपीई ग्लोबल में वाइस प्रेसिडेंट हैं। भारत में हेल्थ, खान पान और रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राजस्थान के आदिवासी बहुल जिलों में सरकार के साथ कई अहम योजनाओं को भी आकार दिया है। प्राइमरी हेल्थ केयर के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाने की दिशा में नमिता जी का खास योगदान रहा है। नमिता जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले तो हैप्पी वुमेन्स डे मैम। थैंक यू नेहा एंड थैंक यू सो मच और नमस्ते सभी को और इस थैंक यू इस अपॉर्चुनिटी के लिए भी। मैम, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपने वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ी कई नीतियों पर काम किया है। तो आपको क्या लगता है कि भारत की सरकार जो योजनाएं लेकर आ रही है, क्या वो जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंचती हैं? थैंक यू नेहा। कई साल हो गए हैं, आज मुझे 8 से 10 साल हो गए हैं सरकार के साथ सरकारी नीति और कार्यक्रमों पे काम करते हुए, खासतौर महिलाओं के क्षेत्र में। मैं कह सकती हूँ कि पिछले कई सालों में हमने काफ़ी सरकार की जो प्रायोरिटाइज़ेशन है इस एरिया में उसको काफ़ी बढ़ते हुए देखा है। कई ऐसी नई योजनाओं को शेप दिया गया है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है जो आज तक जो महिलाओं के खास तौर से खान-पान और पोषण के लिए काफ़ी कारगर हैं। पर ये भी कहना ज़रूरी है कि अभी भी कई ऐसी महिलाएँ हैं जो इनसे जुड़ नहीं पा रही हैं, जो खास तौर से हमारे जो बाहुल्य क्षेत्र हैं, जो हमारे रिमोट एरियाज़ हैं, वो महिलाएँ अभी भी इनसे पूरी तरीके से नहीं जुड़ पाई हैं और इसके कई कारण भी हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि सबसे सबसे प्रमुख अगर मैं कहना चाहूँ तो ये कि इनमें से कई नीतियाँ खास तौर से जो पोषण संबंधित नीतियाँ हैं, उनका जो प्रचार-प्रसार करने की ज़रूरत है, उनका जो अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, महिलाओं तक उनकी जानकारी पहुँचाने की ज़रूरत है कि ये क्या नीतियाँ हैं, ये क्या कार्यक्रम है, इससे उनको क्या लाभ मिलेगा, वो हमें उस पे बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। हमें इस चीज़ पे भी ध्यान देना ज़रूरी है कि जो हमारे कार्यक्रम हैं, उनका जो जिस तरीके से वो प्रणाली बनाई गई है, जिससे महिलाएँ इनसे जुड़ सकें, उस प्रणाली को भी थोड़ी हम और ऐसा बना सकें कि महिलाओं को बहुत आसानी हो उससे जुड़ने के लिए। अ, सरकार की तरफ से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ तक हम कह सकते हैं कि ये फ़ोकस है, प्रायोरिटाइज़ेशन है, पर कहीं न कहीं बजट आवंटन को भी हमें देखने की ज़रूरत है, जिससे कि इन नीतियों को बढ़ाया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक को उनका लाभ मिले। तो ये मेरे कुछ विचार हैं इस विषय पर। नमिता जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक अगला सवाल है कि आपका काम राजस्थान के रूरल एरियाज में कुपोषण को सुधारने से जुड़ा है। आपने अपने पहले कई इंटरव्यूज में ये जिक्र किया है कि जब आप वहां गई तो आपने देखा कि महिलाएं सबसे आखिर में खाना खाती हैं और कम खाना खाती हैं। इवन उनका भोजन जो है वो उनके परिवार वाले डिसाइड करते हैं। तो इसके लिए आप उन महिलाओं को कैसे जागरूक करती हैं? जी, अगर मैं अपने विचार प्रकट करूँ तो ये हमारे गाँव या राजस्थान की कोई एक ख़ास बात नहीं होगी। आप समझ सकेंगी कि भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं और राज्य हैं, जहाँ पर अभी भी महिलाओं का अपना ख़्याल रखना और उनकी अपनी सेहत के प्रति उनका जागरूक होना, ये काफ़ी कमज़ोर है। और जहाँ तक देखा जाए कि एक परिवार के अंदर भी उनकी 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 अपनी हेल्थ और उनकी अपनी वेल-बीइंग जो है सबसे लो प्रायोरिटी पे रहती है। तो ये व्यवहार की बात है, व्यवहार परिवर्तन की बात है और इसको करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि किसी भी क्षेत्र में जब हम जाएँ, तो हम समझें कि उस क्षेत्र की क्या धारणाएँ हैं, वहाँ किस जी। तरीके के मिथक हैं, वहाँ किस तरीके की भ्रांतियाँ हैं, उसको समझें और जो भी रणनीति बनाएँ, वो उसके आधार पर ही बनाएँ। राजस्थान में भी जब हम लोगों ने अपना काम शुरू किया, तो यही हमारा सबसे पहला स्टेप रहा। हमने सबसे पहले जाके वहाँ पे जानने की कोशिश करी कि वो ऐसी क्या धारणा है जिससे महिलाओं के पोषण और उनके उनके न्यूट्रिशन में जो है बाधाएँ देखी जा रही हैं। और उसके आधार पर हमने एक बहुत ही सशक्त व्यवहार परिवर्तन रणनीति बनाई। हमने सरकार के विभिन्न विभागों के साथ जुड़ के उसके ऊपर उनके विचार लिए। वहाँ के जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे थे, उनके साथ हम जुड़े और हमने उस पे विचार लिए और ये रणनीति मैं बहुत खुशी से बता सकती हूँ कि राजस्थान एक ऐसा पहला राज्य बना जिसने ऐसी रणनीति को ना सिर्फ अपनाया बट पूरे राज्य में उसको चालू करने के लिए उन्होंने उसका प्रतिबद्ध भी रहे वो इसके ऊपर। और हमने फिर पिछले अगले 4 से 5 साल में इस रणनीति के आधार पर कई ऐसी गतिविधियों का संचालन किया जिससे जिससे कई तरह के जो मैसेजेस हैं महिला के पोषण को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, वो महिला तक ना सिर्फ महिला तक पर उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं,
जो ज़्यादा सशक्त हैं सही डिसीज़न लेने के लिए, उन तक पहुँचाए जाएँ। तो इसमें सबसे ज़रूरी बात ये थी कि हम सबको समझा सकें कि महिला का अपना पोषण, ख़ास तौर से जी, गर्भावस्था के दौरान, वो काफ़ी जी, ज़रूरी है। इस जी, बात को घर-घर तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी था, इस बात को सब तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी था। साथ ही वो क्या खाएँ, कैसे खाएँ, किस तरीके से लोकल खाना खाएँ, जो वहाँ पे ही पाया जाता है, उसको खाएँ, उस तरह की जानकारी वहाँ देना बहुत ज़रूरी था और इस जी, जानकारी को कई माध्यम से हमने दिया। ना सिर्फ़ घर जाकर हमने पोषण परामर्श किया, बल्कि कई ऐसे सरकारी प्लेटफ़ॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल थे, कई कार्यकर्ताएँ जो वहाँ पे काम कर रही थीं, उनके माध्यम से भी हमने काम किया। मैं आखिरी पॉइंट बताना चाहूँगी कि जो कार्यकर्ताएँ जो हमारे साथ जुड़ी हुई थी, सबसे ज़रूरी हमारे लिए ये था कि हम उनकी क्षमतावर्धन करें, क्योंकि ये जी, कार्यकर्ता ही हैं जो उस परिवेश में सबसे ज़्यादा काम कर रही हैं और इनके माध्यम से अगर व्यवहार परिवर्तन होता है, तो वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा, सबसे ज़्यादा उसका असर आएगा वहाँ के लोगों के ऊपर। तो इस तरह के कुछ काम हम लोगों ने किए और परस्पर कम्युनिटी के साथ, समुदाय के साथ परस्पर संवाद कर उनको इस पूरे कन्वर्सेशन में मिलाकर समझाना ज़रूरी था कि किस तरीके से महिला का अपना पोषण जो है, उसको उसमें सुधार लाना ज़रूरी है ताकि जो आने वाला बच्चा है, ख़ास तौर से गर्भावस्था में, उसकी स्वास्थ्य जो है वो उसको सुधारा जा सके। इवन मैम आजकल तो मतलब ऐसा क्या हुआ भारत में तो बहुत ही सालों से महिलाएँ अपने परिवार के पसंद का खाना बनाती हैं कि मेरे बच्चे को ये पसंद है तो मैं ये बनाऊँगी। तो ये भी है मैम कि आज तो मतलब अपनी पसंद का खाना खाने के लिए भी वो सोचती हैं कि मुझे ये मेरे घरवालों को पसंद है तो मैं ये बनाऊँगी, ये नहीं बनाऊँगी। एक जी, मैं इसमें अगर छोटा-सा पॉइंट और डालना चाहूँ कि हमने हमारा जो संदेश थे वो ये भी थे कि और ये जी। आप अगर आप रूरल परिवेश को देखेंगे, तो उसमें ऐसा भी नहीं होता है कि कई बार खाना बन सकता है। आप हाँ, देखिए हाँ। अधिकतर घरों में खाना 2 ही बार बनता है। तो हमारा जी, कई संदेश उनको ये भी थे कि ठीक है, आप 2 बार खाना बनाएँ, पर कुछ अपनी पसंद की चीज़ या कुछ ऐसी पौष्टिक चीज़ अगर बीच-बीच में महिला खुद खा सकती हैं। तो ऐसी छोटी-छोटी बातें उन तक पहुँचाना और उनको समझाना ज़रूरी रहा हमारे कार्यक्रम के द्वारा। आपने कई प्रोजेक्ट्स किए हैं, चाहे वो राजस्थान में हो या फिर महाराष्ट्र में हो। आपने कई बार जेंडर इम्बैलेंस तो देखा ही होगा। तो हम आज जहाँ देश में लोग बराबरी की बात करते हैं कि महिला-पुरुष बराबर ही होने चाहिए। तो ऐसे में आप कैसे डील करती हैं? महिलाओं को कैसे जागरूक करती हैं आप? जी, आई थिंक मेरा इसमें आई थिंक अगेन जैसा कि आपने कहा, ये ना तो गाँव की बात है, ना शहर की बात है। जेंडर इम्बैलेंस हमको सभी जगह बहुत क्लियर जी, तरीके से दिखता है। बट आई थिंक हमने जो काम राजस्थान में किया, उसमें हम इसको प्रभावी रूप से इसलिए कर पाए क्योंकि हमने पुरुषों को ही इस पूरे बदलाव का एक अहम हिस्सा बना दिया। तो जी, हमारा जी। ये मानना था कि हम मान के चल रहे थे कि ठीक है, हमारे घरों में अभी बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट नहीं हुआ है या जिन जिन एरियाज़ में एटलीस्ट हम काम कर रहे हैं, वहाँ एम्पावरमेंट नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम पुरुषों की भागीदारी उसमें बढ़ाएँ, अगर जी, हम जी। उनको ही सामने लाके, उनको ये समझाएँ कि क्यों ये किस तरीके का रोल वो प्ले कर सकते हैं। हमारे पर्टिकुलर काम की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे, हम महिला के स्वास्थ्य की बात कर रहे थे। सिर्फ़ जी। महिला का दारोमदार नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। हाँ, पुरुष ये खुद तो इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। बाज़ार से क्या खाना लाना है, उनका जाँच कब-कब कराना है, कब उनको साथ लेके जाना है। अगर दोनों अपना भागीदारी समझें और दोनों इसमें मिल के काम करें, तो कहीं न कहीं यहाँ से शुरुआत होती है एक जुड़ाव की, एक ऐसे साझा काम करने की, जिसको फिर धीरे-धीरे और दूसरे जीवन के एस्पेक्ट्स में भी बढ़ाया जा सकता है। जी मैम, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जहाँ जितनी महिला की ज़िम्मेदारी है, उतनी ही इक्वल पुरुष की भी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। नमिता जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि महिलाओं को अभी भी जॉब के दौरान इक्वल अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती। तो इस पर आप क्या बोलेंगी? जी इसका कई कारण हैं अगर हम अपने भारत के कॉन्टेक्स्ट में ही देखें। पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जिस तरह की आज के समय में जिस तरह की जॉब्स हैं, जिस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, जब तक हम अपनी लड़कियों को सही समय पर सही तरीके से स्किल नहीं करेंगे, जी। उनकी क्षमता नहीं बढ़ाएँगे, उनको हाँ, इस तरीके से तैयार नहीं करेंगे कि वो इन जॉब में पार्टिसिपेट कर सकें और डिलीवर कर सकें, तो ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। भारत सरकार की कई ऐसी स्कीम आज चालू हैं जिसके द्वारा कौशल विकास का काम किया जा रहा है और वो काफ़ी सराहनीय है। लेकिन अब जी, ज़रूरत ये है कि हम देख सकें कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी लड़कियाँ इन स्कीम्स के साथ, इन कार्यक्रम के साथ जुड़ रही हैं। वो पहला उद्देश्य होना चाहिए। जो हमारी कौशल हैं,
वो किस तरह के हैं, वो आज की जॉब से जुड़े हुए हैं कि नहीं, वो सही मायने में हमारे को उस तरह का स्किल दे रहे हैं कि नहीं, हमारी क्षमता लड़कियों की क्षमता बढ़ा रहे हैं कि नहीं, उस पे हमें काम करने की और ज़रूरत है। ख़ास तौर से अगर मैं हमारे गाँव की बात करूँ और हमारे रूरल परिवेश की बात करूँ, तो वहाँ पे एक ऐसा माहौल बनाने की ज़रूरत है कि लड़कियाँ ना सिर्फ़ इन इन जॉब्स में, इन अपॉर्च्युनिटीज़ से जुड़े, बल्कि लंबे समय तक इनसे जुड़ी रहें। और उसके लिए जी, ज़रूरी है कि हम वहाँ पर जाकर मोबिलाइज़ेशन का काम करें, हम वहाँ पर जाकर ख़ास तौर से अभिभावकों के साथ काम करें, क्योंकि एक डर रहता है लड़कियों को बाहर भेजने में, उनको सिखाने में, उनको पढ़ाने में। तो कहीं न कहीं वो एक माहौल बनाने की ज़रूरत है। हम ऐसे चैंपियंस क्रिएट करें अपने छोटे-छोटे ज ऐसे बिछड़े एरिया में जाकर, जहाँ पे लड़कियाँ सक्सेसफुल तरीके से बाहर निकली हैं और उन्होंने अपना काम उन्होंने नई दिशाओं में काम किया है सक्सेसफुल तरीके से, जो कि वापस से प्रेरणा बन सकती हैं इन एरियाज़ में। तो आई थिंक ऐसे कई कार्यक्रम हमारे ऑलरेडी हम उसको कर रहे हैं। हमने राजस्थान में कई जिलों में, कई लड़कियों के साथ मिलके ये कार्यक्रम किया है, जिसमें 30-40 हज़ार के आस-पास की लड़कियाँ अभी ऑलरेडी अपने क्षेत्रों से बाहर निकल कर नए जॉब्स में आ रही हैं। तो आई थिंक ऐसे पायलट जो हैं, ऐसे काम जो हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करना ज़रूरी है और किस तरीके से इनको लार्ज स्केल में गवर्नमेंट कार्यक्रम से जोड़ा जाए, उसके ऊपर बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। मैम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने अपने करियर में टेक्नोलॉजी और डिजिटल समाधान का उपयोग कर स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाया है। महिला सशक्तिकरण डिजिटल तकनीक और इनोवेशन में कैसे मदद कर सकती है? क्या आप इसका कोई उदाहरण देकर हमें बता सकती हैं कि टेक्नोलॉजी ने महिलाओं को कैसे बढ़ावा दिया है? नहीं, इसके कई उदाहरण दिए जा सकते हैं नेहा। टेक्नोलॉजी आज सिर्फ़ एक यूज़ के लिए नहीं रह गई है, बल्कि आम जीवन का कई तरीके से हिस्सा बन गई है। जी, अगर मैं पोषण से संबंधित जो हमने काम किया है, उसी से आपको उदाहरण दूँ, तो महिलाओं तक मैसेज जो हम कह रहे हैं कि जो सही संदेश हमें पहुँचाने हैं, जो प्रचार-प्रसार हमें करना है, उसके लिए हमने बहुत सुचारू रूप से डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स का इस्तेमाल किया। आज घर-घर में मोबाइल फ़ोन्स पहुँच चुके हैं, कई ऐसे माध्यम हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फ़ेसबुक हो या दूसरे मीडियम्स हों, उसके थ्रू इन संदेशों को बहुत सारे क्रिएटिव तरीके से महिलाओं तक पहुँचाया जा सकता है, घरों तक पहुँचाया जा सकता है, जिससे उनको सही जानकारी मिलती है, जिससे उनको अपने ही स्वास्थ्य के बारे में, अपने परिवार के स्वास्थ्य के बारे में, सरकारी कार्यक्रमों के बारे में हम सही समय पर ये जानकारी उन तक पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगी कि पोषण से संबंधित हमारा जो एक कार्यक्रम रहा है राजस्थान में, उसमें बच्चों का जन्म के समय में वज़न जो है, वो एक जी, बहुत ही क्रूशियल एक ज़रूरी हमारे लिए मापक था, क्योंकि उसके आधार पर हम बता सकते थे कि बच्चा जो है स्वस्थ पैदा हो रहा है कि नहीं। उसको सही तरीके से मापने के लिए हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर डिजिटल वेइंग मशीन्स बनाई हैं, जो आज राज्य सरकार की 5 जिले में 200 से ज़्यादा फैसिलिटीज़ में चालू हैं, और उसके माध्यम से हम बच्चे का वज़न सही तरीके से माप सकते हैं। इससे ना सिर्फ़ बच्चे क हमें ये पता चलता है कि बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ है कि नहीं, पर हमें ये भी पता चलता है कि आने वाले समय में उसे किस तरीके का केयर प्रोवाइड किया जाएगा। तो इससे हम माँ और बच्चे दोनों के हेल्थ का, उनके न्यूट्रिशन का, उनके पोषण का ख़्याल रख सकते हैं। इसके अलावा मैंने जब जीविका की बात की, आजीविका की बात की, स्किलिंग की बात की, तो वहाँ पर भी टेक्नोलॉजी का कई तरीके से इस्तेमाल किया गया है। मोबाइल एप्लीकेशंस के द्वारा लड़कियाँ अपना एस्पिरेशन हमको शेयर कर पाई हैं। उन्होंने हमें हमें समझाया है, हमें बताया है कि किस तरीके के स्किल्स हैं, कौशल हैं, उन्हें वो सीखना चाहते हैं। साथ ही साथ इन मोबाइल एप्लीकेशंस के द्वारा उन महिलाओं को, उन लड़कियों को सही तरह की जॉब्स के साथ हम जोड़ पाए हैं। तो ऐसे कई इनोवेशंस हमने किए हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के माध्यम में हो, चाहे वो आजीविका और स्किलिंग के माध्यम के क्षेत्र में हो, जिससे हम देख सकते हैं कि लड़कियाँ बाहर निकली हैं, अपने घर से बाहर आई हैं, अपना रोज़गार बना पाई हैं और महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य पे भी काफ़ी सुधार हो पाया है। जी मैम। वैसे मैम आजकल तो कई यूट्यूब पे भी कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनको देखकर सीख सकती हैं, इवन अपना करियर ऑप्ट कर सकती हैं उन प्रोग्राम्स को देखकर। तो मैम मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि पीएम मोदी के 2047 तक विकसित भारत मिशन में कम से कम 70% महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने पर जोर दिया है। तो इसको लेकर क्या कदम उठाए जा सकते हैं? नहीं, मैं इसके बारे में, जैसा कि हमने पहले बात की, सरकार की बहुत सारी अभी योजनाएँ हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की
कौशल विकास योजना की हम बात करें या अभी हमारा नेशनल स्किल हमने स्किल बॉन्ड्स बनाए हैं। ऐसे कई ऐसी योजनाएँ हैं, जिनके द्वारा हम कोशिश कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो यंग एडल्ट्स हैं, गर्ल्स हैं, वो हमारे जॉब से जुड़ सकते हैं, उन रोज़गार से जुड़ सकते हैं, उनका सही तरीके से कौशल हो सकता है। यहाँ ज़रूरत ये है कि हम ध्यान रखें कि जो हमारे कौशल विकास के कार्यक्रम हैं, वो सही तरीके से उनका संचालन किया जा रहा है, उनका जो क्वालिटी है, उनका जो जिस तरीके के प्रोग्राम्स को हम उसमें सिलेक्ट कर रहे हैं, स्किल्स को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, उन पे हम ध्यान दे सकें और साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि सामुदायिक स्तर पर हम इंश्योर कर सकें कि ये लड़कियाँ जो हैं अपने घरों से बाहर निकल पा रही हैं। उसके लिए चाहे हमें वहाँ पे लोकल लोगों को मोबिलाइज़ करना हो, अभिभावकों के साथ काम करना हो, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उनके साथ कार्यक्रम चलाने हों, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों तक, लड़कियों तक इन कौशल कार्यक्रमों की जानकारी पहुँच सके और वो इनसे जुड़ सके। तो आई थिंक ये हमारे अगले बहुत ज़रूरी कुछ स्टेप्स हैं जो जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत होगी। जी मैम, ये तो है। बाकी मैम जैसे कि आज भी कई ऐसी महिलाएँ हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। तो उनके तक मतलब उन तक पहुँचने के लिए कुछ ऐसे प्रयास किए हैं आप लोगों ने? जी, बिल्कुल, तो हम आप अगर अगर आप हमारा हमने ऐसे कई हमारे स्टेप्स रहे हैं, इनिशिएटिव्स रहे हैं जिसके द्वारा हमने गाँव के स्तर पर अगर महिलाएँ खुद भी नहीं जुड़ रही हैं, तो वहाँ पर अगर हमारी कार्यकर्ताएँ हैं या हमारे वॉलंटियर्स हैं या कोई भी लोकल हमारे लोग हैं जो उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। इनको लेकर हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं और उन ग्रुप्स के थ्रू मैसेजेस प्रोवाइड करना, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जिससे आगे जाकर ये उन महिलाओं तक पहुँच सके। इसके अलावा सामुदायिक स्तर पर कई सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स क्रिएट करने की कोशिश की गई है, जिस पे ये महिलाएँ इकट्ठी होके अलग-अलग विषयों पर चर्चा कर सकें, उनपे उससे क्या होगा कि जिनके पास जानकारी है, वो अपनी जानकारी दूसरों को दे सकती हैं। जिनके पास डायरेक्ट माध्यम नहीं है, जैसा कि आपने कहा मोबाइल फ़ोन्स नहीं है या टेक्नोलॉजी का कोई और माध्यम नहीं है, तो वो इन इन्फॉर्मल ग्रुप्स का पार्टिसिपेट कर कर उसके थ्रू उनको जानकारी भी मिल सकती है और उसके थ्रू वो आगे अपने जो उनके मन में धारणाएँ हैं, जो उनके मन में सवाल हैं, उनके बारे में भी जान सकती है। तो कोशिश ये है कि इंडिविजुअल लेवल पर, घरों के लेवल पर या सामुदायिक लेवल पर, हर जी। लेवल पर हम ऐसा करें, हर स्तर पे हम ऐसा करें कि हम लोगों को जुड़ा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ा सकें, जिनके पास माध्यम है वो खुद जुड़ सकें, जो नहीं है वो समुदाय के लेवल पर जुड़ सकें, ताकि जो भी हम इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहते हैं, जो भी हम बदलाव लाना चाहते हैं, वो हर घर तक पहुँच पाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ मैम कि हमारी इस बातचीत के ज़रिए हमारे व्यूअर्स को कई नई सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद नमिता जी, एनडीटीवी इंडिया से जुड़ने के लिए। थैंक यू नेहा, थैंक यू सो मच इस अपॉर्च्युनिटी के लिए।